ओके, अब स्क्रीन दिख रही है? यस. Yes, sir. Okay. So see the goals and objective. This is our sixth lecture of strategic management unit number 1. वैसे हमारा उधर क्लास में 8th भी हो चुका है, but then this is the sixth and tomorrow the lecture will be the ninth one. So what are the goals and objectives? अब ये goals and objectives छोटा सा ही टॉपिक है, लेकिन लगता छोटा है. अब आप ये देखो है कितना बड़ा जब हम इसको स्ट्रेटेजी के एंगल से देखते हैं. मतलब नॉर्मली हम बोलते वक्त इसके बारे में इतना सोचते भी नहीं है कि ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है. गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ही तो है, बट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एक्चुअली में क्या है, नाउ लेट अस सी इन डिटेल. ओके, so before that, in our first class we have studied this. I am just quickly going through for 30 seconds. Every slide will be there on the screen. Please read. This revision is very important. It gives you a connection between previous classes and the current class. So internal and external environment पे ये class end हुआ था. Then there was second class in which we did this, how strategy is complex, how it is simplified, not blindly following any strategy, limitations, SBU, SBA क्या होता है, बड़ा critical question है. MBA खत्म होने के बाद भी लोग बता नहीं पाते इसको. Corporate level, business level, functional level, societal और operational level. देन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन इंट्रोड्यूस किया था थर्ड पीरियड में. देन डिसीजन मेकिंग, टू मेजर डायमेंशंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस. फोर फील्ड का ग्रिड देखा था. और देन इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव वेज ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग. जब भी कभी लाइफ में कोई ग्रिड बनाने के बारे में बोले तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच दो. एक्स एक्सिस पे कोई एक पैरामीटर लिख दो, वाई एक्सिस पे कोई एक पैरामीटर लिख दो, और उसके अकॉर्डिंग आगे का अपना डिजाइन रेडी करो. ओके, देन दिस इज क्लास नंबर 4. in that we studied 5 phases of strategic management, examples, key elements, levels. Then in lecture number 5, in continuation to this one जो previous one था, ये भी uploaded है अपना comprehensive model of strategic management, strategic intent, उसके अंदर विजन, मिशन, एबल्स, थ्री डायमेंशंस, कस्टमर ग्रुप, कस्टमर फंक्शंस और अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज, और बिजनेस मॉडल के डायमेंशंस और एग्जांपल्स. ये हमने देखा था अभी तक क्लास नंबर 5 में. नाउ जस्ट रिवाइज दिस डेफिनेशन. मैं बार बार बोलता हूँ कि डेफिनेशन को याद करने के लिए कभी भी पैराग्राफ मोड में याद करने से बेटर होता है कि बुलेट मोड में याद करो, वो जल्दी याद हो जाती है. So this is the definition of strategic management, and we cannot miss anything from the definition. Okay, so everything has to be there. Strategic intent is the key element. Vision mission होना जरूरी होता है. आज एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था. उस स्टेटमेंट में यदि कोई उसको एक्सप्लेन कर सकता है कि उसका मतलब क्या है तो मुझे प्लीज बताना. वो स्टेटमेंट है कि if a person does not know where he wants to go, then any path can lead him to that. जब आपको पता ही नहीं हो कि आपको कहाँ जाना है तो कोई भी रास्ता आपको वहां ले जाएगा. इसका मतलब कोई समझा सकता है क्या मुझे? जब आपको पता ही ना हो कि आपको कहाँ जाना है तो कोई भी रास्ता आपको वहां ले जाएगा. ये एक्सप्लेन कर पाएगा? टॉप 5 4 3 2 1. ओके, सो इस सेंटेंस का मतलब है, ट्राई किया करो बेटा. एमबीए लेवल पे स्टेटमेंट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो दैट इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन मार्क. ओके, तो स्टेटमेंट को ट्राई या अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए. यदि कोई आपको ये कह रहा है कि कोई जिसको पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है तो कोई भी रास्ता उसको वहां पे ले जाएगा, इसका मतलब है कि वो कहीं गया नहीं और घर पे बैठा रहा तो भी वो पहुंच ही जाएगा. अब घर पे बैठे बैठे कैसे पहुंच जाएगा, किस्मत पहुंचा देगी वगैरह नहीं. ये सेंटेंस ये बता रहा है कि जिसको पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है वो जहां भी जाएगा वही उसकी डेस्टिनेशन है, क्योंकि उसने कोई टारगेट ही सेट नहीं किया.
यदि वो 1000 रुपये महीना भी कमा रहा है तो भी वो शायद उसको वही कमाना था, वो मान लेगा कि यही मेरे डेस्टिनेशन। तो दैट इट मीन्स कि यदि किसी ने सिलेक्ट कर लिया है कि कहाँ जाना है, फिर उसको चूज करना पड़ेगा कि हाँ मुझे कौन सा पाथ लेना है। तो चूज करने का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक इंटेंट को डिफाइन करना, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। विजन या मिशन कंपनी का होना बहुत जरूरी होता है, वरना कंपनी जहां भी जाएगी ऐसा लगेगा अच्छा यहीं पे पहुंचना था। उसको वो कभी भी जज नहीं कर पाएगी कि मैं आगे आ गया, बेटर कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि एक्चुअली उसको जाना कहाँ है। जो भी कर रहा हूँ ठीक ही है फिर। ओके, सुबह उठ के पता नहीं है कि क्या काम करना है तो उठ गए, अब कुछ भी कर रहे हैं, तो दैट वोंट मेक सेंस। तो इंटेंट का होना बहुत जरूरी है। दैट इज फर्स्ट थिंग। नाउ सी व्हाट इज गोल्स। अब देखो ये कितना डीप में उतरता है, और ये भी देखो कि आपको कितना समझ आता है इसमें से। सो कैन समवन रीड इट फॉर मी? मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ क्या मीटिंग से? नो सर। बोल रहा हूँ कि कैन समवन रीड दिस फॉर मी, जो स्क्रीन पे दिख रहा है। यस सर, कैन आई? हाँ बेटा। Goals, what an organization hopes to accomplish in future period of time. Generalized statements, qualitative. Goals represent future state or outcome of current efforts. Various financial and non-financial issues are addressed by the goals that a firm sets. अब ये जो गोल फिक्स करती है ना कोई फर्म, वो जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं, क्वालिटेटिव नेचर में होते हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में ये डिफरेंस होता है कि क्वांटिटेटिव को मेजर किया जा सकता है, क्वालिटेटिव को डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। और फ्यूचर स्टेट क्या होगी उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने एफर्ट्स के आउटकम को। अभी जो एफर्ट लगा रहा हूँ वो फ्यूचर में क्या मुझे बनाएगा, वो मेरा गोल बताता है कि दैट इज माई गोल, कि मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोफेसर बनना है, या इस तरीके से दैट कैन बी अ गोल। नाउ इट इज अ वेरी क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। आई कैन नॉट इवन नो, मैं काउंट भी नहीं कर पाऊंगा कि मैं बढ़िया हूँ कि नहीं, कैसे जज करूंगा? मैं दुनिया के सारे बच्चों को तो पढ़ाया नहीं है कि सारे बच्चों को, अच्छा फिर मैंने पढ़ाया भी हो यदि, तो सारे टीचर्स ने तो सबको नहीं पढ़ाया, तो फिर मैं कैसे जज कर पाऊंगा? तो इट्स अ वेरी क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। गोल्स, ओके। यूजुअली गोल और ऑब्जेक्टिव के बीच में किसी भी नॉर्मल आदमी को पूछोगे तो उसको कोई डिफरेंस नहीं लगता। हाँ, गोल ऑब्जेक्टिव एक ही तो है, लेकिन यदि आप स्ट्रेटेजी के स्टूडेंट हो, एमबीए मैनेजर हो, तो आपको पता होना चाहिए कि गोल और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस होता है। ऑब्जेक्टिव ज्यादा क्वांटिफाइबल होते हैं, वो देखते हैं अपन आगे। और अलग अलग फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इश्यूज पे गोल्स लिखे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये कोई और रीड करेगा? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ बढ़िया बेटा, पढ़ो पढ़ो। ये रीडिंग की आवाज सिर्फ मुझे आ रही है कि बाकी लोगों को भी आ रही No one is reading, sir. है? मयूरी आप एक काम करो, आप होस्ट हो हाँ, ना मीटिंग के, यस सर। आप निकाल दो बेटा इनको मीटिंग के बाहर। जो यदि कोई पढ़ना शुरू नहीं करता है तो आप प्लीज इनको मीटिंग के बाहर निकाल दो, और एडमिट मत करना। क्योंकि क्या है, 40-45 बच्चे 50 के आसपास दिखते हैं मीटिंग में, तो वो होता कोई नहीं है। और मैंने जबकि किसी को फोर्स भी नहीं किया कि आना है आप, तो मैंने कहा भी था कि मैं रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर दूंगा। देख लेना दो, एक मिनट रिकॉर्डिंग चल रही है। क्या होता है कभी कभी रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है तो उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है। वर्किंग, हाँ चलो अभी तो वर्क कर रहा है। कितने लोग हैं मीटिंग में? ये क्या, समवेयर अराउंड 40 स्टूडेंट्स हैं। कोई भी पढ़ना नहीं चाह रहा, तो बाहर करो इनको। चैट बॉक्स में दिख के क्या होता है, क्या माइक काम नहीं कर रहे हैं क्या किसी के? हाँ बराबर है, वो होता ही है नेटवर्क प्रॉब्लम वगैरह।
हाँ तो नेटवर्क प्रॉब्लम है तो क्लास अटेंड करके क्या करोगे, ये भी बात सही है। पढ़ रहा है क्या कोई, या मयूरी आप वही करो बेटा, नहीं रीड कर रहे तो निकाल दो, वो अननेसेसरी घर वालों को बताएंगे टीचर क्लास ले रहा है रात को। ऋत्विक भी रीड नहीं कर रहा है ना, हर्षित, ऋत्विक, प्रशांत, जितेंद्र, कोई कोई नहीं रीड। सर Sure. सर करता हूँ सर मैं। Objectives. Hello. हाँ बोलो बेटा। So may I start? हाँ बेटा प्लीज। Objectives aims that state specifically how the goals shall be achieved. Concrete and specific quantitative. Objective makes goal operational, measurable and comparable. करेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव वो स्टेटमेंट्स हैं जो गोल को अचीव करने के लिए लिखे गए। तो आपको स्पेसिफिक स्टेटमेंट जिसको आप क्वांटिफाई भी कर सको, मेजर कर सको, क्वांटिफाई का मतलब मेजरेबल, तो जिनको आप मेजर कर सको ऐसे स्टेटमेंट्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ओके, सो गोल्स और ऑब्जेक्टिव में यदि कोई डिफरेंस पूछे तो अब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन योर गोल एंड ऑब्जेक्टिव। ओके, दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ इंटरव्यू आल्सो, मेनी टाइम्स पीपल आस्क। ओके, सो नाउ सी व्हाट इज अ नेचुरल फ्लो। नेचुरल फ्लो इज सबसे पहले ऊपर सेट ऑफ गोल्स, उसके बाद जो गोल्स हैं उसमें से कुछ गोल सिलेक्ट करने पड़ेंगे, प्रायोरिटी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। सारे गोल्स अचीव नहीं किए जा सकते या हो भी जाएंगे, बट सारे गोल्स को अचीव करने के लिए आप आगे एक्शन नहीं लोगे। ओके, सो चॉइस करोगे आप उसमें से। देन लास्ट इज इलेबोरेट एज ऑपरेशनल एंड मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स। तो पहले गोल सेट करना है, उसमें से गोल सिलेक्ट करना है कि कौन से वाले अचीव करने पहले, और फिर जो सिलेक्ट होंगे उनके लिए आपको ऑब्जेक्टिव्स के स्टेटमेंट लिखने हैं। ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है, नेचुरल फ्लो है। ऑब्जेक्टिव का रूल्स क्या है, व्हाट आर द रूल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, विल समवन रीड? यस सर। कौन पढ़ रहा है? ऋत्विक सर। हाँ, Roles of objective define the organization's relationship with its environment, help organization to pursue its vision and mission, provide the basis for strategic decision making, provide the standards for performance appraisal. ओके, सो If या हाँ, वो लास्ट वाला स्टेटमेंट जो था, if one हाँ तू पढ़ ले सर, सॉरी सॉरी। हाँ, sir. If one does not know where he has to go, any path will take him there. पता ही नहीं है कहाँ जाना है तो कोई भी रास्ता ले लो पहुंच जाओगे। कोई भी रास्ता ले लो पहुंच जाओगे का मतलब ये नहीं है कि आप एक्चुअली आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हो। कोई भी रास्ता ले लोगे तो भी पहुंच जाओगे का मतलब है कि जहां भी पहुंचोगे वही आपकी डेस्टिनेशन है, क्योंकि आपने कहीं से कहीं तक कोशिश ही नहीं की वहां पहुंचने की, या आपने सोचा ही नहीं कि आपको एग्जैक्टली कहाँ जाना है। तो मैं अभी आपसे ये चीज कह रहा हूँ कि ये जो चारों पॉइंट्स लिखे थे रूल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के, ये आपके रिलेशनशिप को डिफाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन और उसके एनवायरनमेंट में क्या है, वो विजन और मिशन को परसीव करने के लिए स्टेटमेंट देता है, एंड फाइनली वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए बेस बनाता है, स्टैंडर्ड रखता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। तो ये आपके रूल्स हैं, ठीक है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आने वाला है आगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑब्जेक्टिव्स की, समवन प्लीज रीड। ये मालकर सर हमेशा बताते हैं, स्मार्ट गोल्स या स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स। तो यूजुअली गोल स्मार्ट नहीं होता, ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होता है। हाँ, क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? ओके, अच्छा। They should be understandable, concrete and specific, related to time frame, measurable and controllable, challenging. Different objectives should correlate with each other. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ऑब्जेक्टिव इधर का रख लिया एक उधर का रख लिया, अचीव कुछ भी नहीं हो रहा। देन सेट विद इन कंस्ट्रेंट्स, जो भी आपके लिमिटेशंस हैं उसके अंदर रह के इसको आप अचीवेबल भी बोल सकते हैं।
जो अचीवेबल नहीं होता वो लिमिट के बाहर होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये तो बेसिक स्लाइड्स थी। ओके, अब इम्पोर्टेंट आ रही है, और अब आखिरी के 10 मिनट जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी इम्पोर्टेंट स्लाइड्स है। अभी तक जो था वो जनरल था, तो जनरल भी था बट पता नहीं होता बहुत सारी बार, लेकिन अब स्पेसिफिक है। क्वेश्चंस क्या है इम्पोर्टेंट हमारे सामने, कि हम को ऑब्जेक्टिव्स कैसे चूज, व्हाट ऑब्जेक्टिव्स आर चोजन फॉर अचीवमेंट, कौन से ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करेंगे और कैसे उन ऑब्जेक्टिव्स को बनाया गया। ये हमारे पास मेजर दो क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी व्हाट ऑब्जेक्टिव्स आर सेट। अब आएंगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ध्यान से सुनो। पहला वर्ड पहली लाइन में लिखा है, ऑब्जेक्टिव्स टू बी सेट फॉर ऑल दोज परफॉर्मेंस एरियाज। परफॉर्मेंस एरिया एक वर्ड आ गया, मतलब आपको हर जगह परफॉर्म नहीं करना, आपको एरिया डिसाइड कर लेना है कि कौन से फील्ड में हम परफॉर्म करने वाले हैं। एज ए कंपनी हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अनलिमिटेड रिसोर्सेस होते तो सब में परफॉर्म करते, पर लिमिटेड रिसोर्सेस हैं तो डिसाइड करना पड़ेगा, जो तुमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि रिसोर्सेस आर लिमिटेड, उनको चैनलाइज करना पड़ता है। पीटर ड्रकर ने ये 8 वाइटल एरिया लिखे थे, जो उन्होंने कहा था कि इन 8 एरियाज के अंदर आपको अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने चाहिए। किसी भी कंपनी को अपना ऑब्जेक्टिव रखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए ऑब्जेक्टिव? दिख रहा है स्क्रीन पे? स्मार्ट होना चाहिए, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक उस ऑब्जेक्टिव में होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव मेजरेबल होता है, वो बनता किससे है? ऑब्जेक्टिव कहाँ पे बनता है, किससे बनता है? सेट ऑफ गोल्स। सेट ऑफ गोल्स से। गोल्स किससे बनते हैं? विजन मिशन। विजन मिशन, मतलब ये एक ग्रेजुअल प्रोग्रेशन है। आपका गोल डिसाइड होगा आपके बिजनेस मॉडल से, बिजनेस मॉडल आपका बेस्ड होगा मिशन विजन। ठीक है, तो ये विजन मिशन, उसके नीचे बिजनेस मॉडल, उसके नीचे गोल, उसके नीचे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। और ये 8 अलग वाइटल एरिया उन्होंने बताए थे। कोई पढ़ेगा क्या कौन से वाइटल एरियाज हैं? 8 वाइटल एरियाज। मार्केट। हेलो, हाँ, कौन पढ़ रहा है बेटा, नाम बता दो बस। हेलो, गायकवाड शशिकांत। हाँ बोलो प्रशांत। बेटा। मार्केट स्टैंडिंग, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स, प्रॉफिटेबिलिटी, मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनका कहना है कि ये जो 8 एरियाज है ना, इन 8 एरिया के अंदर आपको हर एरिया के लिए अपना ऑब्जेक्टिव लिखना चाहिए। कि यदि मैं फिजिकल या फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करूंगा तो इस पैरामीटर पे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इनोवेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एरिया डिफाइन कर दिए उन्होंने। तो वाइटल एरियाज, परफॉर्मेंस एरियाज, ये ड्रकर ने लिखे थे। ओके, ये एक इमेज है, मैं अभी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, पूरा तो नहीं पढ़ूंगा मैं। ये सीधा अजहर काजमी से फोटो लिया है मैंने। तो इसमें इन्होंने क्या बताया है कि जैसे टू व्हीलर कंपनी, पहली वाली बुलेट पॉइंट यदि आप देखो तो टू व्हीलर कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव सेटिंग के लिए कौन से वाइटल एरिया पे फोकस करेगी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी कौन से वाइटल एरिया पे फोकस करेगी। इंश्योरेंस कंपनी, रेलवे का देखो, रेलवे वाला देखो, रेलवेज आर बेसिकली कंसर्न विद ऑब्जेक्टिव्स इन एरिया ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक एंड फ्रीट हैंडलिंग। दो मेजर एरिया है उनके पास, कितने पैसेंजर वॉल्यूम में जा रहे हैं और कितना सामान वहां पे वॉल्यूम में कैरी हो रहा है। ये दो ही एरिया रेलवे को मेजर करने हैं, ज्यादा और कुछ मेजर करने की जरूरत नहीं। वैसे आप टू व्हीलर कंपनी का पहला ऑब्जेक्टिव यदि देखोगे पहले वाले कंपनी के बारे में, तो उनके वाइटल एरिया अलग अलग है। नंबर ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड पर ईयर, मार्केट शेयर इन परसेंटेज, लेवल ऑफ इंडिजिनाइजेशन अचीव, कुछ स्पेशल अचीव किया है कुछ डिजाइन में या कुछ तो नया, एवरेज कॉस्ट पर व्हीकल, फ्यूल एफिशिएंसी अचीव्ड पर किलोमीटर। मतलब वो अलग अलग कंपनी के लिए, अलग अलग इंडस्ट्री के लिए वाइटल एरिया बदल जाएंगे। होटल के लिए क्या होगा, लास्ट में लिखा है देखो। चाहिए बीच बीच में मैं पढ़ने के लिए क्यों बोलता हूँ किसी को, बोलता हूँ कि आप रीड करो, ऐसा क्यों होता है?
यार इतना क्या सोच के पहाड़ में पहुंच जाते हो, आंसर दिया करो ना फटाफट। सर लेक्चर में कौन अवेयर है या नहीं है जानने के लिए। नहीं नहीं बेटा, इतनी बकवास नहीं है। ये नहीं है, एक्चुअली मेरे गले को ब्रेक मिल जाता है, कॉन्स्टेंटली बोल रहा होता हूँ ना, तो गले को थोड़ा ब्रेक मिल जाता है, एनर्जी बच जाती है। बाकी क्या है कि ठीक है, अब ध्यान दे नहीं दे क्या कर सकते हैं। तो ये लास्ट में देखो होटल्स के लिए क्या लिखा है, होटल में सेट ऑब्जेक्टिव्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल, ऑक्यूपेंसी रेट एंड कॉस्ट पर रूम, ये उनके मेजर क्राइटेरिया। तो ऐसे वाइटल एरिया आपको डिसाइड करने हैं आपकी कंपनी के लिए। यही वाइटल एरिया को थोड़ा सा नीचे लाके आप अपनी प्रोफाइल के लिए भी, मतलब आप जब किसी इंटरव्यू के लिए अपियर करने जाते हो, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। बेल बटन प्रेस करने वाला, इतना इंपॉर्टेंट है ये कि यदि आप इंटरव्यू में जाते हो किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए, तो आपकी प्रोफाइल का वो वाइटल एरिया क्या है वो आपको पता होना चाहिए। यदि आपको पता है तो आप ये पता कर सकते हो कि वो आपके अंदर क्या देख रहा है। इट्स वेरी रिलेटेबल। आपको पता है कि वो क्या आपसे करवाना चाहता है, उसके हिसाब से वो आपको जज करेगा और आप वही अपनी स्किल्स शो करोगे। बहुत सारे बच्चे एंड इंटरव्यू के एक दिन पहले अपने हॉबीज का कॉलम चेंज करते रहते हैं। दो अलग अलग, तीन अलग अलग कंपनी में तीन अलग अलग हॉबीज देखने को मिलेंगी। वो इसलिए क्योंकि उसकी हॉबी उस प्रोफाइल से लिंक कर रही है जो प्रोफाइल उस कंपनी ने ऑफर किया है। तो इतना भी स्पेसिफिक कभी कभी लोग वर्क कर जाते हैं, एंड इट वर्क्स, एक्चुअली इट वर्क्स। ओके, so it's not about you may be having 100 things, but what I am looking for is you are able to show that you are my employee, you are my candidate. okay, so ये चीज। फिर एक जैसे एक ड्रकर ने रिसर्च किया, वैसे ही सिंह नाम की एक रिसर्चर है, पूरा नाम नहीं पता उनका, उन्होंने ये रिसर्च पर्टिकुलर किया के और ये निकाला उन्होंने, ये उन्होंने 5 पैरामीटर दिए। प्रॉफिट और उसके अंदर के वाइटल एरियाज, मार्केटिंग उसको कैसे जज करेंगे, ग्रोथ को कैसे जज करेंगे, एम्प्लॉयज को कैसे जज करेंगे, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये उन्होंने डायरेक्टली एंटर किया। ओके, यस इट्स वर्किंग फेयर। नाउ there are two key important words here. One is critical success factor. Critical success factor क्या है? Let us see. Strategic factors और key factors for success. कौन से की फैक्टर्स हो सकते हैं? अब आप ये जो सेकंड वाला अभी बुलेट आया है, ये की फैक्टर है सक्सेस के। आपको इनको पढ़ के मुझे बताना है कि ये कौन सी इंडस्ट्री के लिए लिखे गए। हाई मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी, सोफिस्टिकेटेड रिटेलिंग, फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट मिक्स, क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट इमेज। ये कौन से प्रोडक्ट का हो सकता है, कौन सी इंडस्ट्री के लिए? क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, Manufacturing industry. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। Manufacturing industry. ओके, कैन यू Yes. रिलेट एनी प्रोडक्ट टू इट? इंडस्ट्री सही बोली, किसने बोला ये? Rudvik sir. ऋत्विक। बेटा एक्चुअली क्या है, ये स्क्रीन के ऊपर वो गूगल मीट दिखता नहीं है, इसके नाम पूछ। हाँ, तो इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सही बोला। कोई प्रोडक्ट रिलेट कर सकते हो? सर एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स। ओके, एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स। अब एफएमसीजी के प्रोडक्ट में ना एक ही प्रॉब्लम आएगी, सोफिस्टिकेटेड रिटेलिंग का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं कुछ। किराना दुकान कैसी भी हो, वहां पे भी यदि मिल रहा हो तो लोग ले लेते हैं। और कितना भी बकवास तरीके से बनाया गया है चिप्स और टेस्ट अच्छा लग रहा है तो खा ही लेते हैं, तो क्वालिटी का भी ऐसा कुछ नहीं। कैन यू रिलेट इट टू एनी बेटर इंडस्ट्री और एनी बेटर प्रोडक्ट? अब देखो तुम रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हैं, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या तुम उस डायरेक्शन में सोच पा रहे हो। यदि तुमने अभी दो प्रोडक्ट भी बोले हैं मुंह से, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी बोला है, दैट मीन्स कि आप ये इन फैक्टर्स को, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को रिलेट कर पा रहे हो।
किसी ने यदि चैट बॉक्स में कुछ लिखा है तो प्लीज पढ़ देना, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है मुझे। ओके, सो शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये एक जूते की कंपनी से लिया गया है जो उनके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जूते के लिए ही होगा, हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए सिमिलर रहेंगे, थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन इट वाज राइट गेस, एफएमसीजी में भी लगभग सारे पॉइंट रिलेट हो रहे हैं, तो बट दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स आर टेकन फ्रॉम अ शू मैन्युफैक्चरिंग। एक और बार खेलते हैं इसको। ये तीन चीजें, स्पीडी डिस्पैच, रिलायबिलिटी और प्राइस, ये कौन सी कंपनी का हो सकता है या कौन सी इंडस्ट्री का हो सकता है? पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट्स। पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट्स, ओके। यार पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट्स में रिलायबिलिटी क्या है? सर फॉर एग्जांपल मिल्क का ले सकते हैं, 3 दिन में खत्म हो जाता है, रिलायबल रिलायबल भी क्या है? होता है और रिलायबिलिटी प्राइस क्या भी। है? कस्टमर्स। वो तो बोल ही रहा सर है ना, वो 3 दिन में खत्म हो मतलब, जाएगा, वो लिख के दे रहा है ना वो तो। हाँ सर, पर वो रिलाई करते हैं ना लोग, अगर पहुंचेगा ही नहीं तो कैसे कर सकते हैं? मतलब कंपनी के ऊपर रिलाई होते हैं सर, अगर गाड़ी नहीं पहुंची तो क्या कर सकते हैं सर? ये कौन ऋत्विक ही बोल रहा है क्या? रिलायबिलिटी तो नहीं सर, प्रशांत बोल रहा हूँ। प्रशांत, हाँ प्रशांत, ओके। प्रशांत, जो तूने बोला है वो बिल्कुल भी मिल्क से रिलेट नहीं हो रहा है, ठीक है। मेरी बात पूरी सुनना, बिल्कुल भी मिल्क से रिलेट नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से तूने रिलेट किया है यही हमको चाहिए। सही गलत नहीं चाहिए होता कंपनी में, कभी भी किसी को भी नहीं पता होता सही क्या है गलत क्या है। आपका अपना लॉजिक क्या है वो इम्पोर्टेंट है। हम सेकंड सेम में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्यों दे रहे हैं, मेरा लॉजिक क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि दुनिया क्या कर रही है और दुनिया के लॉजिक क्या है, या मेरा सही है कि उनका सही है, वो लड़ाई भी नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपने अपना पॉइंट रखा, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट। ये हमने लिया है कुरियर सर्विस, स्पीडी डिस्पैच, रिलायबिलिटी और प्राइस, ये कुरियर सर्विस के 3 क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स जिसमें उन्होंने अपने आप को जज किया। सो डिफरेंट इंडस्ट्रीज और कंपनीज कैन हैव सेपरेट क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। विद इन द इंडस्ट्री अलग अलग कंपनी के अलग अलग भी हो सकते हैं, और यदि वो स्ट्रेटेजिक ग्रुप है एक साथ तो वो उनके सिमिलर होते हैं। सो आई एम श्योर कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्लियर है क्या अभी सबको, कि क्या होता है ये, कौन से फैक्टर हैं जिसके बेसिस पे आपकी कंपनी का सक्सेस डिसाइड होगा, दैट इज क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। अब क्वेश्चन अगला ये आता है कि यदि मैं कह रहा हूं रिलायबिलिटी, या यदि मैं कह रहा हूं हाई मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी, तो इसको मैं मेजर कैसे करूंगा? मैं कह तो रहा हूं मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी, लेकिन मेजर कैसे करूंगा? तो सीएसएफ को मेजर करने के लिए जो होता है वो होता है केपीआई। ये वर्ड याद रखना, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एक जैसा नहीं होता। ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को इवेल्युएट करने के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं। तो केपीआई आर टू मेजर, जैसे हाई क्वालिटी, हाई मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी को यदि मुझे मेजर करना है तो मैं प्रोडक्ट रिकॉल रेट या रिजेक्ट रेट या नंबर ऑफ कंप्लेंट्स या ऑन टाइम डिलीवरी से मैं मेजर करूंगा कि मेरी क्वालिटी कैसी है। यदि मेरा प्रोडक्ट रिजेक्ट कम किया गया है मतलब क्वालिटी अच्छी है। वेरी गुड। यदि प्रोडक्ट रिकॉल रेट ज्यादा है मतलब प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिकॉल रिकॉल क्या होता है, क्या ये पता है क्या होता है? प्रोडक्ट रिकॉल रेट किसी को पता है कि क्या होता है? 3, 2, 1, ओके। प्रोडक्ट रिकॉल रेट होता है मतलब जब कंपनी से कोई प्रोडक्ट बन के निकलता है और वो कंपनी वापस बुला लेती है कि हमको उसमें कुछ अपडेट करना, दैट इज प्रोडक्ट रिकॉल। आप वो मार्केटिंग या ब्रांडिंग वाला रिकॉल मत समझो कि कितने लोगों को मेरा प्रोडक्ट याद रहा, ओके, उसका क्वालिटी से कुछ लेना देना नहीं।
क्वालिटी से लेना देना है। कंपनी ने अपना प्रोडक्ट, कई बार कई कार आई थी या कई सारे ऐसे मोबाइल वगैरह आए जो कंपनी ने वापस बुलवाए क्योंकि उन्होंने कुछ एक फीचर मिस हो गया था। आपने सुना भी होगा न्यूज में, कई बार हो चुका है। तो प्रोडक्ट रिकॉल रेट। अच्छा, अब देखो इसको लिंक कैसा होता है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट रिकॉल रेट, यदि किसी कंपनी ने कुछ बार रिकॉल किया है, बेटा अपने माइक बंद रखो प्लीज। प्रोडक्ट रिकॉल रेट यदि किसी कंपनी का हाई है या फिर 2-3 बार उन्होंने प्रोडक्ट को बुलाया है वापस, दैट कैन ऑल्सो बी अ इंडिकेटर कि वो क्वालिटी को लेके कॉन्शियस है, अलर्ट है, वो वापस से एफर्ट कर सकते हैं अपनी क्वालिटी सुधारने के लिए। जैसे एप्पल ने अपने मोबाइल के कुछ हैंडसेट्स जो उसने इशू किए थे वापस बुलवाए थे और बदले में उनको रिफर्बिश्ड अपडेटेड एप्पल के फोन दिए थे। तो दिस कैन बी। अब एप्पल को क्वालिटी के बारे में तो क्वेश्चन नहीं कर सकते, उसकी क्वालिटी मतलब उनका ध्यान है उसके ऊपर। ओके, सो वैसे ही केपीआई हेल्प्स टू क्वांटिफाई द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। इट जनरेट रिपीट कस्टमर। अब देखो होता क्या है, मान लो मेरे को रिपीट कस्टमर्स जज करने, मेरे को देखना है कि रिपीट कस्टमर, तो इंपॉर्टेंट क्या है पता है कि मैं ये डिफरेंशिएट कर पाऊं कि नया और रिपीट कस्टमर, मतलब जिसने खरीदा वो नया कस्टमर है कि पुराना है। ये एक चीज मैं एफएमसीजी में जज ही नहीं कर सकता। मैं क्लोजअप लेके आया, मैं कोलगेट लेके आया, मैं ये कैसा जज करूंगा कि मैं पहली बार कोलगेट खरीद रहा हूँ या फिर कंपनी को कैसे पता चलेगा कि मैं दोबारा कोलगेट खरीदने आया हूँ। हाँ, पर कार वगैरह ये सब खरीदने जाते हैं तो इसमें आप रिपीट परचेस पूछ सकते हो, पर अब कोलगेट वाले हर खरीदार से थोड़ी पूछोगे तुमने पहली बार लिया था कि नहीं। तो जो भी आप मेजर कर रहे हो उसका कुछ में, आपने बोला कि मुझे मोस्ट पॉपुलर कंपनी बनना है, कैसे मेजर करोगे पॉपुलैरिटी? आपको मेजर करने के पैरामीटर क्लियर होने चाहिए। जब तक मेजर करने के पैरामीटर क्लियर नहीं होंगे, केपीआई क्लियर नहीं होगा। तो मेजरिंग पैरामीटर क्लियर होना जरूरी है। जब वो क्लियर हो जाएंगे तो आपके लोगों को ये पता लग जाएगा, एम्प्लॉइज को भी और बाहर वाले लोगों को भी क्लियर पिक्चर पता लग जाएगी कि क्या चीज आप एक्चुअली में एक्सपेक्ट कर रहे हो। देखो अब मैंने बोला था ना कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कितना छोटा दिखता है टॉपिक, पर उसके अंदर क्या क्या है वो आप देखो। लास्ट चीज है अब, केपीआई और सीएसएफ क्लियर है? यस नो मे बी। Yes, sir. क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को मेजर करने के लिए केपीआई होते हैं, ये क्लियर याद रखना। केपीआई तब आप रख पाते हो जब केपीआई को मेजर करने का पैरामीटर क्लियर, आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से उसको जज करने वाले। अब आखिरी में एक चीज आती है, बैलेंस स्कोर कार्ड। ये बैलेंस स्कोर कार्ड ऑब्जेक्टिव सेटिंग में कैसे काम में आता है? ये जो चार आपको अलग अलग स्क्वायर तो नहीं बोल सकते इनको, कुछ तो है कर्वी कॉर्नर्स वाले स्क्वायर। ओके, अभी इसको क्या बोलते हैं वो भी मुझे नहीं ध्यान आ रहा अभी, तो कुछ तो बोलते हैं शेप को भी। तो विजन और स्ट्रेटेजी से चार पर्सपेक्टिव कनेक्टेड है। कोई पढ़ सकता है क्या कौन से चार पर्सपेक्टिव हैं? Financial perspective, हाँ, internal बेटा एक process मिनट, perspective. फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के साथ एक क्वेश्चन दिया है ऊपर देखो, हाउ डू वी How लुक do टू we शेयर look to होल्डर? shareholders? यस, हम शेयर होल्डर्स को कैसे देखते हैं। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है? Internal process perspective. इसके साथ क्या क्वेश्चन लिखा है? What must we excel at? ओके, कस्टमर पर्सपेक्टिव। How do customers see us? कस्टमर हमको कैसे देखते हैं? एंड लर्निंग इनोवेशन पर्सपेक्टिव। How can we sustain our ability to change and improve? मतलब देखो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में ये है कि शेयर होल्डर्स को हम कैसे दिखते हैं, यानी कि जो हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनका हमारे बारे में क्या व्यू है, उनको हम कैसे दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं। तो अब हमको, अब एक आपसे क्वेश्चन करता हूँ, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव को यदि जज करना है तो आप कौन से पैरामीटर लोगे? किसी कंपनी फाइनेंशियली कैसी है कैसे पता चलेगा, क्या देखना चाहोगे आप? प्रोडक्ट क्वालिटी? सर फाइनेंशियल Financial स्टेटमेंट statement. Financial statements, sir. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन से पैरामीटर देखोगे? सर शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है?
Net profit. Sir, नेट प्रॉफिट, cash flow. कैश फ्लो, गुड। Expenses or income. एक 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 दो छोटे छोटे और खेल लेते हैं। कस्टमर पर्सपेक्टिव, हाउ डू कस्टमर सी अस। अब आपको कस्टमर पर्सपेक्टिव जज करना है, कौन से पैरामीटर पे जज करना है? आपकी कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ, रेवेन्यू कितना आया, ये कस्टमर देखने वाला है क्या? No, sir. कस्टमर क्या देखेगा आपके अंदर? No. Product देखेगा sir. प्रोडक्ट देखेगा, Product Quality. quality. प्रोडक्ट, हाँ Product करेक्ट, quality. क्वालिटी देखेगा। और क्या देखेगा? प्राइस। प्राइस देखेगा, और Goodwill देखेगा sir. गुडविल देखेगा। वेरी गुड, चलो आगे अगले पे चलते हैं। लर्निंग इनोवेशन पर्सपेक्टिव, लर्निंग, किसी कंपनी का लर्निंग या इनोवेशन अच्छा है कैसे पता चलेगा? कोई बच्चा सीख रहा है, कैसे जज करोगे, कैसे पता चलेगा बच्चा सीख रहा है? वो अपने मिस्टेक को दोहराएगा नहीं. कौन बोला ये? सर वैभवानी. बेटा बहुत जबरदस्त बोला बेटा, मतलब सही में तू अभी सामने होता ना तो चॉकलेट देता तुझे, सीरियसली बहुत परफेक्ट चीज बोली। लर्निंग, देखो नीचे की लाइन में लिखा है, हाउ कैन वी सस्टेन अवर एबिलिटी टू चेंज एंड इम्प्रूव। बदलाव, डायनामिक मार्केट है, जो लोग डायनामिक मार्केट के साथ बदलते हैं, अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करते, वो सीख रहे हैं। यदि वो गलती को रिपीट कर रहे हैं, इसके दो मतलब हो सकते हैं कि या तो वो सीख नहीं रहे, या तो फिर वो उसी रास्ते से बार बार करके बताने के पीछे जिद पड़ गए। अब होगा कि नहीं होगा। तो अब देखो व्हाई आई फील कि सेकेंड ईयर या सेकेंड सेमेस्टर में भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट दिया जा सकता है, क्योंकि अब अगली स्लाइड देखो। अब आपने तो नहीं देखी थी, बैलेंस स्कोर कार्ड आपने लाइफ में पहली बार देखा? यस नो? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. लेकिन बैलेंस स्कोर कार्ड के जो पर्सपेक्टिव थे उसके बारे में आपने काफी चीजें सही सही जज की, वो आपको अगली स्लाइड में पता लगेगा। और नीचे ये दो नाम लिखे हैं, याद रखना, सोर्स कॉलन बेस्ड ऑन कैप्लान एंड नॉर्टन। कैप्लान और नॉर्टन, इन दोनों आदमियों ने ये खुरापात क्रिएट की थी बैलेंस स्कोर कार्ड की। इनका नाम याद रखना, कहीं मिले तो निपटा मत देना। ओके, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में रेवेन्यू, अर्निंग, रिटर्न ऑन कैपिटल, कैश फ्लो, यही चीजें आपने भी बोली थी, ठीक है। फिर कस्टमर पर्सपेक्टिव में गुड क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मार्केट शेयर, उसकी लॉयल्टी कैसी है, इफेक्टिव डिलीवरी, ये सब चीजें वो देखेगा। इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव में वो ये देखेगा कि आप प्रोडक्टिविटी इंडाइसेस पे या क्वालिटी मेजर्स पे कैसे खरे उतर रहे हो, मतलब आपकी कंपनी का इंटरनल बिजनेस का तरीका क्या है, कैसा है, एफिशिएंट है कि नहीं है, ये जज करें। और आखिरी था आपका लर्निंग एंड इनोवेशन या लर्निंग एंड ग्रोथ, कंपनी का नॉलेज क्या है, कंपनी का नो हाउ क्या है, कंपनी में एम्प्लॉय छोड़ के जाते हैं कि नहीं, यदि वो छोड़ के नहीं जा रहे हैं या कम है टर्नओवर रेट, इसका मतलब एम्प्लॉय वहां पे रुक रहे हैं, सीख रहे हैं और अपने सजेशंस के थ्रू प्रोडक्ट को इम्प्रूव भी कर रहे हैं। तो ये बैलेंस स्कोर कार्ड का अप्रोच है ऑब्जेक्टिव सेट करने का। जब भी आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव को सेट करना है, इन चार पैरामीटर को लगाओ और इनके बारे में अपना कुछ लिखना शुरू करो, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि अल्टीमेटली आपको क्या ऑब्जेक्टिव डिजाइन करने हैं और क्या। इनके बारे में लिख दो, बात खत्म। आखिरी ये मैप है। अब ये मैप को देख के डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पे चार पर्सपेक्टिव लिखे हुए हैं। देखो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे एक बड़ा सा कुछ तो भी लिखा है, कोई पढ़ेगा क्या इसको? स्ट्रेटेजिक मैप वाला रेड में जो लिखा है, Strategic map shows cause and effect relation between perspective. बैलेंस स्कोर कार्ड के जो चारों पर्सपेक्टिव हैं, इन चारों पर्सपेक्टिव के बारे में आपस में क्या कनेक्शन है वो यहाँ पे मैप में दे रखा है। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरनल पर्सपेक्टिव और लर्निंग एंड इनोवेशन। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि लर्निंग एंड इनोवेशन, ह्यूमन कैपिटल, इंफॉर्मेशन कैपिटल, लीडरशिप, कल्चर वगैरह, इनोवेशन का कल्चर रहता है कंपनी का। उन्होंने कैसी ऑपरेशनल मैनेजमेंट प्रोसेस, कस्टमर मैनेजमेंट प्रोसेस, ये सब कैसे दिखाया है, वो कस्टमर को पता चलेगा कस्टमर वैल्यू प्रपोजिशन, मतलब क्या उसको प्राइस, क्वालिटी वगैरह कैसी मिल रही।
और यदि आपने ये सारे काम ठीक किए हैं तो आपकी कॉस्ट इंप्रूव होगी। कॉस्ट इंप्रूव होगी का मतलब क्या होगा, बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी। हाँ, मतलब हर एक इम्प्रूवमेंट मतलब बढ़ना नहीं होता, ये भी समझ लो आप। आई एम सेइंग दैट माय टेम्परेचर इज इम्प्रूविंग। टेम्परेचर इम्प्रूव हो रहा है का मतलब है कि वो कम हो रहा है। कॉस्ट इम्प्रूव हो रही है मतलब कम हो रही है। और इसका अल्टीमेटली बेनिफिट किसको होगा? सबसे ऊपर कौन है? शेयर शेयर होल्डर। होल्डर। शेयर होल्डर को अल्टीमेटली इन सब चीजों का, तो ये जो मैप है ना, ये मैप आपको बताता है कि इनके आपस में क्या लिंक है। तो इसको बस थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना, इतना ज्यादा सीरियस मैप नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि किस कभी भी प्रेजेंट करना है तो आपस में उनका रिलेशन कैसे प्रेजेंट करना है। तो ये था मेरी साइड से। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव इज अ इन डेप्थ टॉपिक। जिसको भी समझ ना आए वो एक बार शांति से जाके वीडियो देख ले, समझ ले। आई होप